हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपका फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर ली थी। चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया था। आज के सेशन में क्विक रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन लेंगे या क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे, यानी दोबारा एक बार से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर के, उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग रिएक्शन से चले थे कि अभिक्रियाएं किसे कहा जाता है, अभिक्रिया क्या होती है आपकी। तो कोई भी अभिक्रिया क्या है, जब आपका दो सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया है क्या? जब दो पदार्थ मिलेंगे या फिर कोई एक पदार्थ टूटेगा, कुछ तो वहां पर ऐसी कंडीशंस चेंज होंगी जिनसे आपका कुछ नए पदार्थ बनेंगे, यानी कि केमिकल चेंज होगा। ठीक है ना, और केमिकल चेंज के बाद आपका क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बनता है। ये आप हमेशा पढ़ते हैं। तो यही क्या है, यही आपका रिएक्शन। ओके, so a chemical reaction occur when one or more reactant are changed into one or more product। ठीक है ना, कोई केमिकल रिएक्शन या कोई रासायनिक अभिक्रिया कब हो रही है, जब आपका एक या एक से अधिक कोई पदार्थ एक या एक से अधिक दूसरे नए पदार्थों में बदलता है, यानी कि अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदले। अभी अभिकारक क्या है? अभिक्रिया होने से या चेंज होने से पहले जो आपके पदार्थ है उसको अभिकारक कहा जाता है, और चेंज होने के बाद जो आपके पास नया पदार्थ आया है उसको उत्पाद कहा जाता है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट आर रीअरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एज प्रोडक्ट। ओके, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या वहां पर मॉलिक्यूल के अंदर जो जो एटम है, परमाणु है, वो आपस में ही रीअरेंज होकर के क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जहां पर की थोड़ी बहुत बॉन्डिंग भी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो फिजिकल और केमिकल चेंज को पढ़ा था कि फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, और जबकि हम केमिकल चेंज की बात जब भी करेंगे तो केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ठीक है ना, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल लिया था आपने कि आयन की नेल है, उसको कॉपर सल्फेट में डाला जा रहा है, तो उसके बाद अभिक्रिया हो रही है, जिसके पश्चात क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर फेरस सल्फेट बनता है और साथ ही आपका कॉपर जो है वो अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से नया कुछ बन रहा है। जबकि भौतिक परिवर्तन में आपने बोला कि फिजिकल स्टेट में अगर चेंज आ रहा है तो वो आपका फिजिकल चेंज है ना। जैसे आपको यहाँ पर मेल्टिंग दिख रहा है, तो सॉलिड जो था वो लिक्विड में आपका चेंज हुआ। लिक्विड को फिर से आप सॉलिडिफाई, अगर आप फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। सॉलिड स्टेट में आपका सॉलिड स्टेट जो है लिक्विड में बदल रही है, लिक्विड जो है वो गैस में बदल रहा है, गैस लिक्विड, लिक्विड आपका सॉलिड में बदल रहा है। इसके अलावा ये देखिए मोमबत्ती का पिघलना जो होता है वो भी भौतिक परिवर्तन है। ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन ए केमिकल रिएक्शन, कैसे पता चलेगा कहीं पर कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, यदि कहीं पर गैस बन रही है, ठीक है ना, आपने बोला कि कोई तो हमने दो पदार्थ मिला दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो कुछ ना कुछ वहां पर नया होगा, या तो इस प्रकार से गैस बनी होगी। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि गैस बनेगी। अगर गैस बनी है इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, देन सेकेंड आपका क्या है, टेम्परेचर अगर चेंज होगा, अगर तापमान में परिवर्तन आया किसी प्रकार से, आपने बोला कि हमने दो पदार्थों को मिलाया और दो पदार्थों को मिलाने के बाद क्या हुआ, अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, जबकि आपने बाहर से एक्सटर्नल हीट नहीं दी थी, तब भी टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो ये भी आपका क्या बता रहा है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया कुछ तो हुई, जिसके पश्चात आपका क्या हुआ, तापमान बदल गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इस प्रकार से अगर प्रेसिपिटेट बनेगा कहीं पर तो वो भी क्या है आपका यहाँ पर कि आपका रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ओके, चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज होता है, ठीक है ना, आपने दो तीन पदार्थों को मिलाया और पदार्थ मिलाने पर उनके रंग बदल गए, मिक्सचर का कलर कुछ और आया, तो इस प्रकार से वो भी रासायनिक अभिक्रिया को दिखा रहा है। और स्टेट में चेंज आपका हो सकता है किसी भी प्रकार से, बिना हीट दिए, बिना टेम्परेचर को चेंज करे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप समझ रहे हैं, रिएक्शन के लिए उनको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसको इक्वेशन कहा जाएगा, समीकरण कहा जाएगा। समीकरण दो प्रकार की आई थी, एक शब्द समीकरण थी, एक नॉर्मल आपकी इक्वेशन थी। ठीक है, शब्द समीकरण में आप शब्दों का, यानी कि जो नाम होते हैं उनका प्रयोग करेंगे अपनी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए।
और उसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या है, जब शब्द समीकरण की का प्रयोग न करते हुए आप केमिकल नेम की जगह केमिकल फॉर्मूले का यूज करेंगे तब इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना, तब रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी। तो सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़े हैं। इसके अलावा जब आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे होते हैं तो जो भी तत्व या यौगिक आप यूज कर रहे हैं वहां पर अभिक्रिया में, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी रिएक्टेंट है, तो उनके आगे इस तरह से स्मॉल एस, स्मॉल एल, स्मॉल जी, ए क्यू, इस प्रकार के एरो अपवर्ड और डाउनवर्ड बनाए रहते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, तो कोई तत्व या यौगिक या कोई भी जो पदार्थ है उसकी जो रासायनिक वहां पर जो उसकी भौतिक अवस्था होगी, उस भौतिक अवस्था को रिप्रेजेंट करता है ये एस, एल और जी, ठीक है ना। एस का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट, यानी कि जो आपका पदार्थ है वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हो कि अगर आपने एफई की रिएक्शन CuSO4 से करवाई तो आपने लिखा एफई के आगे क्या लिख दिया, स्मॉल एस लिख दिया आपने, समझिए मैंने क्या कहा, आपने एफई की रिएक्शन करवाई CuSO4, ठीक है ना। तो आप क्या कह रहे हो, ये Fe के आगे अगर मैं S लिख दूं तो इसका मतलब क्या है कि जो आयन है वो सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। CuSO4 में अगर आगे AQ लिख दूं तो यानी इसका जलीय विलयन है, कॉपर सल्फेट को जल के साथ मिलाया गया, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद जो बनता है आपका वो FeSO4 बनेगा और साथ में Cu बनेगा। तो Cu को अगर S लिख दिया और यहाँ भी AQ लिख दिया तो समझ जाएंगे, AQ का मतलब एक्वस स्टेट में, ठीक है ना, एक्वस है यानी जलीय विलयन है उसका। और इसके अलावा अगर एल लिख रहे हैं उसके आगे तो इसका मतलब लिक्विड स्टेट में है, वो पदार्थ आपका पर्टिकुलरली द्रव अवस्था में। और अगर उसके आगे जी लिख रहे हैं यानी गैसियस स्टेट, ओके। अपवर्ड आपका एरो क्या बताता है कि यहाँ पर गैस प्रोड्यूस हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बनेगी तो ऊपर उठेगी ना, तो अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। और डाउनवर्ड एरो आपको क्या दिखाता है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से इक्वेशन को लिखा जाता है। अब ना इक्वेशन जो आपकी आ रही हैं, आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था 9th क्लास में, तो उसके अनुसार आपको उनको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समीकरण है उनको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए आपको संतुलित करना आना चाहिए, तो उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए समीकरण लिख लीजिए, समीकरण लिख ली। अब यह समीकरण आपको दी गई है तो उसको संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस प्रकार की एक टेबल बना लेंगे जहां पर आप एक साइड अपने एलिमेंट या जो आपके एटम्स है उनका नेम लिख लेते हैं और बाकी दो कॉलम्स में आप क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ओके। यानी कि अभिकारकों में उन परमाणुओं की कितनी संख्या है और उत्पादों में कितनी संख्या है। जैसे यहाँ पे आयन की अभिक्रिया H2O के साथ हो रही है तो Fe3O4 और H2 बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस है और इम्बैलेंस, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक साइड हमने एटम्स के नाम लिख लिए, क्या क्या एटम वहां दिख रहे हैं आपको, आयन का है Fe, हाइड्रोजन है H और ऑक्सीजन है O, तीन ही प्रकार के एटम है, तो तीनों का नाम लिख लिया। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, अभिकारक में कितने संख्या है आयन की, तो एक ही है Fe, तो आपने एक लिख दिया। उत्पाद में कितनी है, एरो के देखो उत्पाद क्या है, जो एरो से राइट हैंड साइड में लिखा गया, दाहिनी ओर जो लिखा गया, और रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कौन सा है, जो बाईं ओर लिखा गया, ठीक है। तो उधर आपका एक Fe था, इधर कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन के लिए उधर 2 है और इधर भी आपका 2। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है। तो देखो हाइड्रोजन ही आपका केवल यहाँ पर बैलेंस है, बाकी दो जो एटम है वो बैलेंस नहीं है, तो उनको बैलेंस करना है। तो उसके लिए आपको पूरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो समीकरण है उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बैलेंस द एटम विच इज द मैक्सिमम इन नंबर ऑन ईदर साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड, जिस भी एटम में की संख्या सबसे अधिक है सबसे पहले उसको बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक किसकी थी, ऑक्सीजन की थी। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है ना, Fe3O4 बोल रहे हो, तो 4 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। So in this equation the number of oxygen atom is the maximum on right hand side. To balance the oxygen one needs to multiply oxygen on left hand side by 4, यानी दोनों साइड हमें 4 करने, राइट हैंड साइड में 4 थे, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें 4 करने। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 कैसे करेंगे आप लोग,
राइट हैंड साइड में 4 थे, लेफ्ट हैंड साइड में 4 करने, कैसे करेंगे? तो ये 1 है, तो 1 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी आप नंबर्स चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में करेंगे, एटम में चेंज नहीं करेंगे। यानी यहाँ सब्सक्रिप्ट में जो लिखे गए हैं इनको चेंज नहीं कर सकते। यानी H2 था तो O4 नहीं कर सकते, उससे आपका कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। इसके मॉलिक्यूल चेंज करोगे तो आगे आपने 4 लगा दिया, ठीक है, 4H2 हो गया। तो अभी ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। लेकिन अब आपके जो अन्य एटम है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। वो आपको देखना है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पहले बैलेंस था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। अब यहाँ जब आपने 4 लगा दिया ऑक्सीजन के लिए तो हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गई, बढ़, ठीक है, 8 हो गई। अब यहाँ भी आपको फिर बैलेंस करना है, ओके। नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिकम 8 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, है ना। जब आपने 4 से गुणा कर दी लेफ्ट हैंड साइड में तो वहां कितने हो गए, 8 हो गए हाइड्रोजन। तो अभी हमें राइट हैंड साइड में भी 8 करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ 2 है तो इसको भी 4 से गुणा कर दोगे, है ना, तो आपके 8 हो जाएंगे। तो which is more than that on right hand side, to balance it one needs to multiply the hydrogen on right hand side by 4। तो हमने 4 से गुणा कर दी। अब क्या रह गया, क्या क्या बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब रह गया आयन। आयन आपका राइट हैंड साइड में 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो उसको भी 3 कर देंगे, ठीक है। So after that number of oxygen and hydrogen atoms become equal on both sides. The number of ion is 1 on left hand side while it is 3 on right hand side. To balance it, multiply the ion on left hand side by 3. Okay, इधर 3 थे, इधर 1 ही था, तो इसको 3 करना है तो 3 से गुणा करना, ओके। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। अब आप एक और टेबल बना के लिख सकते हैं, तीनों के नेम ऑफ एटम लिखा आपने, देन नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड आफ्टर बैलेंस एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। बैलेंस करने के बाद कितने एटम और कितने एटम्स आपके रिएक्टेंट में और कितने एटम्स आपके प्रोडक्ट में है ये देखना है। तो यहाँ आयन 3, वहां भी 3, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो बैलेंस हो गया, बराबर है ना दोनों साइड परमाणुओं की संख्या। तो इस प्रकार से ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आ, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बैलेंसिंग करना, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना, किसी भी समीकरण को संतुलित करना, तो वो हमें आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण है, ये बैलेंस करके लिखी गई है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। Then for balancing most of the chemical equation, you can do some guesswork and balance them on the go as shown in these example. But when you are a novice, try to make a table and write number of atoms of elements of reactants and products and shown in the first example. Gradually you will learn the tricks and can easily balance a given equation. ओके, क्या कहा गया है, अगर आपको आता है, ठीक है ना, बैलेंस करना, तो आप जरूरी नहीं है इतनी बड़ी टेबल बनानी है। अगर आप सीख गए हैं, बार बार प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे किस तरह से आपको बैलेंस करना है। गेस वर्क से भी आप इजीली क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे इक्वेशंस को। तो तब आप डायरेक्ट बैलेंस कर लोगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है ना, तो यहाँ पर ऐसे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए एज सच टेबल नहीं बनाई गई, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं चले, डायरेक्ट जो इक्वेशन दी है फिर उसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिख दी गई है ना, वैसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और तब आप क्या करेंगे, जो इक्वेशंस है उनको बैलेंस करेंगे, ओके। चलिए, नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करता है आपका इस चैप्टर का, जो भी जितने भी टॉपिक्स है उनमें से। तो इसमें क्या क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जितनी अभिक्रियाएं देखिए, आपने बोला 2 अभिकारक भी हो सकते हैं, 1 अभिकारक भी हो सकता है। अभिक्रिया हो रही है, कहीं पर गैस उत्पन्न हो रही है सपोज, कहीं पर अवक्षेप बन रहा है सपोज, कहीं पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं पर एक ही पदार्थ टूट करके 2 से ज्यादा में बन रहा है, कहीं पर 2 पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो ये सारी अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। उन अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को आप किसके अंतर्गत पढ़ें वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अलग वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, लेकिन वो कौन से प्रकार की है वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो फ्यू एग्जाम्पल्स आर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये सारी अभिक्रियाएं हैं। क्या क्या है? कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया लिखेंगे, डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन या अपघटन भी इसके लिए कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन या एकल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी कि अपचयन, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया और न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया इनको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या है नंबर से सीरियल से आप देख लेंगे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण और उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? तो जैसा कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे और जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को, पहले बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पे बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? जितने भी देखो, एक तो आपका केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया के लिए जो समीकरण दी गई है उनको संतुलित करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, वो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिए हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उसकी। अब रासायनिक अभिक्रिया के जितने प्रकार है उनको आप लोग थॉरली पढ़ेंगे। ओके, यानी बहुत अच्छे से उनको पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज ये है कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम है उन नामों से ही आप कई अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। संयोजन है तो संयोजन का मतलब जुड़ना है, तो कंबाइन हो रहे हैं आपके रिएक्टेंट और कंबाइन होकर के जुड़ करके एक चीज बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल है, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल करके जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है आपका? संयोजन के विपरीत है वियोजन। संयोजन में जुड़ करके एक उत्पाद बन रहा था, यहाँ पर एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, इसी को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, वो टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक अभिकारक था, टूटा, टूट करके आपके दो उत्पाद, तो ये है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन के ठीक विपरीत। ठीक है, वहां आपने रिएक्टेंट के साइड दो लिए थे ना, तो उससे अधिक भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी दो से अधिक हो सकते हैं इधर, लेकिन इधर एक ही हो। और वहां पर भी आपने क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट्स में आपके दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद आपका एक आएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो अब यदि डिकम्पोजिशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है तो उसको डिकम्पोजिशन कहा जा रहा है। अगर ऊष्मा देने के बाद हो रहा है, अभिकारकों को ऊष्मा दी जा रही है और उसके बाद डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन आपका कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे पहले केमिकल चेंज को हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था आयन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जा रहा था, आयन कॉपर को वहां से हटा करके अपना सल्फेट का सोल्यूशन बना रहा था। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण था। वहां पर हो क्या रहा था? आयन जो है वो कॉपर को हटा रही थी उसके सोल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर क्या होती है? कम अभिक्रियाशील होती है, आयन होती है अधिक अभिक्रियाशील। तो कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से, यौगिक से या उसके लवणीय विलयन से जब पृथक करती है, हटाती है, तो उसको क्या कहा जाता है आपका? वहां पर विस्थापित हो सकते हैं हम, डिस्प्लेस करती है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अभी कोई अधिक अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील कैसे हैं? तो ये सब जो आपका अभिक्रियाशीलता का क्रम है सक्रियता श्रेणी में, उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है,
तो जो सबसे ऊपर है वो अपने से नीचे आने वाले सभी तत्वों को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। तो उस श्रेणी में कोई भी तत्व जो है वो अपने से नीचे आने वाले तत्वों को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि आयन जो है वो कॉपर से ऊपर है, या आप क्या कहो कॉपर आयन से नीचे है, Fe ऊपर है कॉपर नीचे, तो इसलिए Fe ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। सेम जिंक ऊपर है तो जिंक क्या करेगी, कॉपर को हटा सकती है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है ना, तो अपने से ऊपर वाले तत्वों को कोई विस्थापित नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने से नीचे वाले तत्वों को सारे विस्थापित कर ले। ठीक है ना, इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। सो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व डिस्प्लेसेस विस्थापित करता है अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवणीय या जलीय लवणीय विलयन से विस्थापित। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, आयन वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस C। ठीक है ना, तो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है तब विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया। क्लियर? चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब विस्थापन दो बार होगा, सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन दो बार होना ये आवश्यक नहीं है, बल्कि क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनिक कंपाउंड्स अपने आयनों में टूटेंगे और फिर अपने आयनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे। इस प्रकार से आपका क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है ना, सो आयंस गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स विच फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है ना, दो रिएक्टेंट आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे और आदान प्रदान करने के पश्चात नए उत्पाद बनेंगे। इसी को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है, जिससे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। हुआ क्या होगा, बेरियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन जो है वो निगेटिव है। ठीक है, यहाँ Na पॉजिटिव है, SO4 निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव कहा जाएगा, इस निगेटिव से जुड़ेगा SO4 से, तो BaSO4 बन गया। यहाँ Na पॉजिटिव Cl निगेटिव से जुड़ेगा और NaCl बना देगा। तो इस तरह से दोनों ने क्या किया, अपने आयनों को आपस में एक्सचेंज किया, आदान प्रदान किया, और जिसके पश्चात क्या बना, नए उत्पाद बने। इसी को क्या कहा जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा रहा है। ओके, ऐसी अभिक्रियाएं यहाँ पर वैसी नहीं लिखेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पर इलेक्ट्रॉन कोई दान कर रहा होगा तो उसको क्या कहा जाता है, आपका ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का। ठीक है ना, कोई आपका इलेक्ट्रॉन का दान करके फिर क्या करेगा, वहां पर अभिक्रिया हो रही है अगर सपोज, तो उसको क्या कहेंगे आप, ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसके अलावा क्या होता है, ऑक्सीडेशन बेसिकली ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन की संख्या में कहीं पर भी वृद्धि हो रही है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाए, या फिर हाइड्रोजन की संख्या में कहीं पर कमी आ रही है तो उसको भी क्या कहा जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन का। क्लियर है? इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं। देन अपचयन क्या है, ठीक इसके विपरीत है। जहां पर भी आपका द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई दिखा रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, संयोग करना या ऑक्सीजन का हटना, वो भी हमारा क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही कहना। ठीक है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कहीं पर भी अपचयन हो रहा होगा तो ठीक उसके विपरीत कहीं ना कहीं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही होती है। जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं तो उनको रेडॉक्स कहा जाता है। रेड ऑक्स का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, रिडक्शन, और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, और इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ participating chemical species varies is called a redox reaction.
In this type of chemical reaction, oxidation and reduction takes place simultaneously. Oxidation is the loss of electrons and reduction is the gain of electron. Okay, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलेगा तो उसको रेडॉक्स कहा जाएगा. ठीक है, और क्या है, एंडोथर्मिक है, जहां पर अभिक्रिया को आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी और ऊष्मा देने के पश्चात आपकी अभिक्रिया होगी, या आप क्या कहेंगे, रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी. ओके, सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऊष्मा अवशोषित होती है. जैसे यहाँ पर अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटना. ठीक है, ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है. तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस शोषी अवशोषित हो रही है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है. ठीक है, देन एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी के ठीक विपरीत. यहाँ पर ऊष्मा या हीट जो है वो लिबरेट होगी, यानी उत्पन्न होगी अभिक्रिया में, तो यहाँ हीट बन रही है उत्पाद के साथ. ठीक है ना. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज या इवॉल्व, और आप क्या कह रहे हो, लिबरेट, यानी कि अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है. तो अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दौरान ऊष्मा देनी पड़ रही थी, तो जब ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया बनाएंगे तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होगी. ओके, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसे ही कहा जाता है. देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां प्रेसिपिटेट बनते हैं, और आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन है जहां पर अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीन हो रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है. ठीक है ना. कोरोजन, संक्षारण क्या है, धातु का आप बोल सकते हो कि क्या होना, खराब होना एक तरह से, या अपने आसपास उपस्थित एनवायरनमेंट में जो जो कंडीशन है उन पर खराब हो जाना, या कोई नए प्रोडक्ट फॉर्म कर देना, वही कोरोजन है, संक्षारण जिसे कहा जा रहा है. ठीक है ना. स्लोली ईटिंग अप मेटल्स, यानी कि धीरे धीरे मेटल्स को वो चीज खराब करने लगती है. ठीक है, इसमें आप रस्ट पढ़ते हैं, जंग लग जाता है ना लोहे पर, तो वो कोरोजन का एग्जाम्पल है. तो इसी तरह अलग अलग मेटल का कोरोजन होता है. इसके अलावा एक टॉपिक है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, जहां पर आपका जो तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, आपका विकृत गंधी कहा जाता है. ठीक है, तो कोरोजन और आपका रेंसिडिटी दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन के अंतर्गत आप पढ़ते हैं. इनको बचाने के भी आप लोग उपाय पढ़ते हैं इसमें. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, कोरोजन हो गया, रेंसिडिटी हो गया. ठीक है, यहाँ तक ये चैप्टर, पूरे चैप्टर को हमने पढ़ लिया. एक और बार, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर जब भी हम करेंगे तो आपको उनका आंसर करना होगा. ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आंसर करेंगे. ओके, बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. अपने आने वाले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम लोग आएंगे. तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.